हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग एमएमई 2 के चैप्टर 15 में हैं और ये हमारे चैप्टर 15 की बिल्कुल पहली क्लास है। आप सब ने मेरा वीडियो पढ़ रखा है हाउ टू स्टडी एमएमई 2। वहाँ पर मैंने बताया हुआ है कि 15, 16, 17, 18 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनको बहुत ही पेशेंस के साथ और आराम आराम से एक्सरसाइज वगैरह करते हुए पढ़ने की ज़रूरत है। तो इस जिस पे ज़्यादा फोकस करना होता है उसको शुरुआत में हम लोग लेते हैं। 10, 19, 20, 21 ये बाद में हम लोग करेंगे। सभी छोटे छोटे इंडिपेंडेंट टॉपिक्स हैं, लेकिन 15 बहुत ही सीरियस टॉपिक है। तो आज हम लोग जानेंगे कि आखिर 15 में क्या है जो हमने एमएमई 1 में नहीं पढ़ा और ये कैसे उससे ज़्यादा एडवांस है। 15, 16, 17, 18 इन चारों चैप्टर को एक साथ करके लिखते हैं बच्चे एडवांस कैलकुलस। अभी बुक की इतनी ज़रूरत नहीं है, फिर भी बुक तो चाहिए ही होगा। आप बुक परचेज कर लेना। बुक नहीं भी लेते हो तो जो मेरे लेक्चर्स हैं उन सब में मैंने क्वेश्चंस दे रखे, पीडीएफ है। अभी अगर आपके पास बुक नहीं है हफ्ते 10 दिन तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपने बिल्कुल कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से बुक खरीद सकते हो। अभी तो जो मैंने पीडीएफ उस पर डाला हुआ है ना असाइनमेंट का, उन्हीं क्वेश्चंस को करना है। एमएमई 2 के मटेरियल एमएमई 1 के मटेरियल से बेटर है, क्योंकि जब हम लोगों ने ऑनलाइन में काम करना शुरू किया था तो एमएमई 2 से स्टार्टिंग की थी ना, तो इसका बहुत कुछ अपडेट है। चलो बच्चे शुरू करें आज का टॉपिक। चलो, अब देखो यहाँ पर, अब रोज का रोज आपको होमवर्क मिलेगा, ये बात है। अब हम लोग रिलैक्स नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब ध्यान दो, सेमेस्टर 1 में हमने पढ़ा था एफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग समथिंग, खाली एक्स का ही फंक्शन पढ़ा था, लाइक ए एक्स टू द पावर बी प्लस कुछ भी ले लो, मतलब जहां भी ले रहे हो ना, सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। एंड एफ एक्स वॉज डिपेंडिंग अपॉन ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज एक्स। तो हम इसको फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल कहते थे, क्योंकि ये फंक्शन है लेकिन सिर्फ एक ही वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है। अब जो हमें पढ़ना है उसमें फंक्शन कितनी भी चीज़ों पे डिपेंड कर सकता है, ठीक है। लाइक 5x³ y z प्लस 7x² z² प्लस 9x z प्लस 10 समथिंग समथिंग, मतलब एक्स वाई जेड तीनों अपनी प्रेजेंस बना करके रखते हैं राइट हैंड साइड पे। तो इसको हम लोग कहते हैं फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। अभी तो 3 दिख रहा है तो फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स। हमारे कोर्स में ज्यादा फोकस हमें 2 वेरिएबल पे किया गया है। ये एज्यूम करते हुए आप कहीं भी क्वेश्चन देखोगे तो 2 वेरिएबल के ही 90% केसेस में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि उनका मानना है सिलेबस डिजाइन करने वालों का कि जो बच्चा 2 वेरिएबल के साथ समझ सकता है वो 3, 4, 10 किसी के भी साथ वर्किंग कर सकता है। तो आपको ये समझना है कि राइट हैंड साइड पे ज्यादातर आपको एफ एक्स वाई ही देखने को मिलेंगे। यानी अब हम लोग लेट किया करेंगे z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। एमएमई 1 में हम लोग y इज इक्वल टू एफ एक्स लेट करते थे ना किसी भी फंक्शन को। अब एमएमई 2 में एक छोटी सी हैबिट अब आपको डाल लेनी है कि z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। अब हमें यही देखने को मिलेगा, ठीक है। फंक्शन का फॉर्मेट तो पहचान गया कि z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई टाइप का मिलेगा, लेकिन आखिर ये एमएमई में इतना ज्यादा वेरिएबल का पढ़ना ही क्यों है फंक्शन, पढ़ना ही क्यों है फंक्शन। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल बताएंगे फिर हम लोग अपने कोर्स पे आगे बढ़ेंगे। मान लो कि डेयरी प्रोडक्ट में मिल्क का अगर बच्चों ने ध्यान दिया होगा तो मिल्क में ऐसा होता है कि दिल्ली में 2 ब्रांड चलते हैं, लाइक एक अमूल और एक चलता है मदर डेयरी। ये दोनों ज़्यादा फेमस है, अब तो बहुत सारे आ गए, खैर पारस वारस बहुत कुछ आ चुके हैं, आनंद वगैरह, लेकिन इन दोनों का ज़्यादातर चलता है। अभी हम लोग सिर्फ 2 ही ले रहे हैं। मान लो कि पहले अमूल ने ₹1 बढ़ाया, क्योंकि अमूल ज़्यादा बड़ा ब्रांड है, पूरे इंडिया में चलता है। इसने मिल्क पे ₹1 पर पैकेट बढ़ा दिया, हाफ लीटर के पैकेट पे 1 रुपया बढ़ा दिया। तो देखना कि जब अमूल बढ़ाता है ना तो 1-2 दिन लग जाते हैं मदर डेयरी को भी डिसीजन लेने में और पूरे पैकेजिंग वगैरह सब छपवाने में ना पैकेट पे। तब तक मदर डेयरी की दूधें खूब बिकती है, सब लोग मदर डेयरी पर 1 रुपया सस्ता है, 1 लीटर पे 2 रुपया बचत हो रहा है, अरे भाई आजकल मदर डेयरी का दे दो। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, क्या डिस्कस किया जा रहा है वो समझो। दोनों ही सब्स्टिट्यूट गुड्स है, दोनों ही डेयरी प्रोडक्ट्स देते हैं तो दोनों ही सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। अब लोग अमूल का दूध ले लें या फिर मदर डेयरी का दूध ले लें, कोई ज़्यादा फर्क तो उन्हें पड़ना नहीं है। सब्स्टिट्यूट गुड्स है तो एक का प्राइस, अमूल के डिमांड को हम लोग x1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसके प्राइस को p1 से। अमूल के डिमांड को x1 से एंड प्राइस को p1 से, पर लीटर प्राइस है या पर पैकेट जो भी है। मदर डेयरी के प्राइस को x2 से और इस डिमांड को x2 से और प्राइस को p2 से।
तो बोथ आर सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब है कि अब x1 जो है वो खाली p1 पे डिपेंड नहीं करेगा, अब x1 जो है वो इस p2 पे भी डिपेंड करेगा। x1 जो है वो p1 पे भी डिपेंड करेगा और p2 पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो x1 दोनों पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ ध्यान दो, अब x1 जो है वो p1 और p2 दोनों पे डिपेंड कर रहा है। खुद अगर p1 बढ़ा तो x1 का डिमांड कम हो गया और x2 का डिमांड इंक्रीज हो गया। अब अगर P2 बढ़ेगा तो फिर लोग अमूल डेयरी पे शिफ्ट कर जाएंगे। तो आप देख रहे हो कि खुद के प्राइस बढ़ने से खुद का डिमांड क्या हो गया, कम हो गया। ये तो नेचर होता ही है, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाओगे तो खुद उसका डिमांड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब x2 पे जरा एक नजर डालो, तो x2 p1 और p2 दोनों पे डिपेंड करता है। तो अगर p2 बढ़ेगा तो x1 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर P2 राइज करेगा तो X2 तो कम होगा ही होगा। लोग किस पे शिफ्ट कर जाएंगे, X1 पे। तो X1 विल इंक्रीज अगर P2 क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मतलब मदर डेयरी के प्राइस बढ़ने से किसका डिमांड इंक्रीज हो गया, अमूल का डिमांड इंक्रीज हो गया। तो दीज टू आर सब्स्टिट्यूट गुड्स। और ऐसी ही चीजों को जब हम पढ़ेंगे, प्लीज म्यूट योर माइक एवरीवन। अब ऐसी ही चीजों को जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर एक टर्म आता है पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव को प्रॉपरली तो ऐसे लिखना चाहिए डी, लेकिन हम लोग अगर ऐसा डी बनाने लगे ना तो हम लोग का डी, इस डी और इस डी में ज्यादा फर्क रह ही नहीं जाता है। दैट्स व्हाई वी जस्ट पुट डेल्टा। डेल्टा x1 बाई डेल्टा p1 जो है वो हो जाएगा नेगेटिव। मतलब खुद के प्राइस बढ़ने से खुद का डिमांड क्या हो गया, कम हो गया। और डेल्टा जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि x1 जो है वो एक से ज्यादा चीजों पे डिपेंड कर रहा है। x1 इज अ फंक्शन ऑफ p1 एंड p2, x2 इज अ फंक्शन ऑफ p1 एंड p2। तो डेल x1 बाई डेल p1 करेंगे, ये नेगेटिव आ गया। इसका मतलब कि p1 के बढ़ने से खुद उसका डिमांड डिक्रीज कर रहा है। लेकिन जब हम इसको दूसरे के प्राइस के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट, तो ये आएगा पॉजिटिव। मतलब मदर डेयरी का प्राइस बढ़ा तो पीपल शिफ्टेड टू अमूल डेयरी, तो डेल x1 बाई डेल p2 जो है ये आ गया पॉजिटिव। जब ऐसा हो इसको हम लोग कहते हैं क्रॉस वाला पार्शियल डेरिवेटिव। x1 का विथ रिस्पेक्ट टू अदर आइटम, अगर ये पॉजिटिव हो और खुद का नेगेटिव हो तो गुड्स आर सब्स्टिट्यूट गुड्स। घबराओ नहीं, ये आगे पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में। अभी बस एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है कि आखिर MME2 की जरूरत क्यों है। तो ऐसे एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको दिया है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स, इलास्टिसिटी, पार्शियल इलास्टिसिटी, मतलब पार्शियली हम लोग स्टडी करेंगे, मार्केट सर्वे करते रहते हैं और डिसीजन लेते हैं कि अभी इसका प्राइस बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए। अभी अगर इसका प्राइस बढ़ाएंगे तो हमारे डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे। और इकोनॉमिस्ट का काम क्या होता है, अच्छी अच्छी पॉलिसीज को अच्छे टाइम पे इम्प्लीमेंट करना। अगर आप किसी भी कंपनी में लीगल एडवाइजर के तौर पे काम करोगे तो आपसे हर चीज़ पूछा जाएगा कि अब हम, आप अगर कमेटी में काम करते हो, बोर्ड ऑफ मेंबर्स में अगर आप चले जाते हो, तो आपसे पूछा जाएगा कि सर हम लोग का प्लानिंग ये है, प्रोजेक्ट में ये है कि हम लोग इस चीज़ का प्राइस बढ़ाने वाले। एक सिंपल सा वाटर बॉटल ले लो, वाटर बॉटल का प्राइस जो है वो 5 रुपये बढ़ाने वाले हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आप पूरा मॉडल तैयार करोगे मार्केट से सर्वे करा करके कि लोग कितना इंटरेस्टेड है इस वाटर बॉटल में, अगर प्राइस बढ़ता है तो कितना डिमांड, और दूसरे सब्स्टिट्यूट गुड्स ने क्या पॉलिसी अपना रखी है। तब आप डिसीजन दोगे कि नहीं अभी नहीं बढ़ाओ, 6 महीने बाद बढ़ाना। तो यही इकोनॉमिस्ट का काम होता है कि वो अपने दिमाग के बल पे, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके और कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचाए। और कंपनी को जब इतना करोड़ों में फायदा होता है तो उनको 2-3 लाख का या 5 लाख का सैलरी देने में जाता क्या है, आराम से दे देते हैं बैठे बिठाए। तो अब आ रही है बात, तो इतना सब कुछ बात करने के बाद अब आपको पता लग गया कि x1 इज अ फंक्शन ऑफ p1 एंड p2। ऐसे लिखने का मतलब है x1 फंक्शन है और जिस जो किस पे डिपेंड कर रहा है, p1 और p2 पे। x2 भी जो फंक्शन है वो p1 और p2 पे। अब जरा ध्यान देना कि हम लोगों ने सिर्फ दो ही डेयरी प्रोडक्ट्स की बात की। डेयरी आइटम्स तो 10-20 कंपनी के हो सकते हैं। तो यानी अगर हम इसको जनरलाइज करें तो एक चीज का डिमांड बहुत सारे चीजों के प्राइस पे डिपेंड कर सकता है, P20 P30 कुछ भी। अगर 20-30 प्रोडक्ट है मार्केट में तो सबके प्राइस पे डिपेंड करेगा x1। ठीक है।
अभी आगे चल के हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट हर चीज पढ़ेंगे, अभी बस आपको आइडिया दिला दें कि हम लोग फंक्शन क्यों पढ़ रहे हैं सेवरल वेरिएबल्स वाले। क्योंकि इकोनॉमिक्स में एक चीज जो है वो बहुत सारे चीजों पे डिपेंड करता है, और हम एक एक करके बाकी चीजों को कांस्टेंट रख के अभी इसके रिस्पेक्ट में बिहेवियर चेक करते हैं, फिर दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में बिहेवियर चेक करते हैं। यही सब पढ़ते हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स में, और यही सब हमें करना है चैप्टर 15 में। ठीक है बच्चे, तो ये आ गया समझ में। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको फंक्शन पढ़ाने जा रहे हैं, कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन। अब ये समझ लो, ये पूरे एमएमई में हमेशा अब आता रहेगा, कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन। ये याद रख लो, ये फर्स्ट क्लास में ही बच्चों को बता देते हैं। किसी को आइडिया है इस फंक्शन के बारे में? किसी ने नाम सुन रखा है? जिनको भी पता है वो शेयर कर सकते हैं। क्या आपने सुना है कॉब डॉगलस फंक्शन के बारे में, प्रोडक्शन फंक्शन? वैसे तो जब आप सेमेस्टर थर्ड में जाओगे तो माइक्रो में आप बहुत टाइप के प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ोगे, लेकिन हमारा एमएमई 2 पर्टिकुलरली सिर्फ कॉब डॉगलस पे ही फोकस करता है। कॉब डगलस ने एक थ्योरी दी थी कि प्रोडक्शन जो है वो हमारा लेट एक्स बी नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, यानी एक्स जो है वो प्रोडक्शन को डिफाइन करेगा, लेट एक्स बी नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, लेट एक्स बी नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, लेट के बी कैपिटल, के बी कैपिटल, अब आप सी भी यूज कर सकते हो, के भी यूज कर सकते हो, इतना मैटर नहीं करता है। एल फॉर लेबर, आपको इनपुट फैक्टर इतना तो बचपन से इकोनॉमिक्स में पढ़ते चले आ रहे होगे, लैंड लेबर कैपिटल, तीन चीजें तो सबको याद होती है। एंड टी फॉर लैंड। ये सब इनपुट फैक्टर्स हैं, आर इनपुट फैक्टर्स, आर इनपुट फैक्टर्स। Let X be number of units produced, let K be capital, L be labor, T be land are input factors. तो कॉब डॉगलस ने जब स्टडी किया तो उनको पता है क्या पता लगा? उन्होंने देखा कि अरे जैसे जैसे हम कैपिटल बढ़ाते हैं प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। अब किसी बिजनेस में आपने 50 लाख की पूंजी लगाई है और किसी ने 80 लाख की लगाई है, तो 80 लाख वाले का बड़ा सब कुछ होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, सब कुछ बड़ा होगा, उसका ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। तो प्रोडक्शन जो है वो कैपिटल पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। फिर उन्होंने देखा कि अरे जैसे जैसे लेबर बढ़ाते हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ाते हैं, तो वो ज़्यादा प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रहा है। और जैसे जैसे लैंड बढ़ाते हैं, जैसे जैसे एरिया बढ़ाते हैं, तो वैसे वैसे क्या होता है, हमारा प्रोडक्शन भी इंक्रीज होता है। तो हमारा प्रोडक्शन भी इंक्रीज होता है। तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेबर, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। और सबको पता है कि जब तीनों को मिलाकर के उन्होंने फंक्शन का फॉर्म चेक किया तो x का एक फॉर्म आया, a। ध्यान दो, आप किसी के भी ऊपर कुछ ए बी सी लगा सकते हो। के टू द, प्लीज आप अपना माइक म्यूट कर लो। ए के टू द पावर अल्फा, एल टू द पावर बीटा एंड टी टू द पावर गामा। प्लीज एवरीवन म्यूट योर माइक। अब यहाँ ध्यान दो, ये पावर के फॉर्म में जो प्रोडक्शन फंक्शन है दैट इज कॉल्ड कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन। इसका फॉर्मेट यही होता है कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन का, दैट दिस इज अल्फा बीटा एंड गामा। ये पावर में शिफ्ट हो जाते हैं, और बाहर का जो a है ये एक कांस्टेंट है। जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो इट इज दैट कांस्टेंट, कांस्टेंट a। तो फंक्शन का फॉर्मेट आप याद कर लो। वैसे अब आपको आगे के बाद सिर्फ k और l के मिलेंगे, लैंड नहीं मिलते, क्योंकि मैंने बता दिया है कि फंक्शन जो दो वेरिएबल के साथ कर सकता है वो तीन के साथ भी काम कर सकता है। तो कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन या तो ऐसा मिलेगा, या फिर x इज इक्वल टू a अगर दो वेरिएबल वाला हुआ तो कैपिटल और लेबर का मिलेगा। दोनों ही कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन है, लेकिन 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 एक कंडीशन भी है कि अल्फा बीटा गामा तीनों ही 0 और 1 के बीच में है। यहाँ पर अल्फा और बीटा भी 0 और 1 के बीच में, मतलब ये फ्रैक्शन होते हैं, 1 से बड़े कभी भी नहीं होते। और अगर तीनों का सम कर दे तो इन आइडियल सिचुएशन दे आर 1, मतलब फ्रैक्शन में भी होने के बावजूद इतना है कि ये 1 से बड़ा नहीं हो सकते। फ्रैक्शन में होने के बावजूद भी इनकी वैल्यू इतनी होती है कि ये 1 से ज्यादा नहीं जा सकते। लाइक आप अल्फा ले लो 0.8, बीटा भी ले लो 0.9 और गामा ले लो 0.7,
तो इन तीनों का सम तो बच्चे 1 से ज्यादा हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होंगे, तीनों फ्रैक्शन होंगे लेकिन तीनों का सम क्या आएगा, 1 ही आएगा आइडियल सिचुएशन में, और नहीं तो 1 से कम आएगा प्रैक्टिकल सिचुएशन में। तो ये है फॉर्मेट हमारा कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन का। सबको समझ में आ गया? बस कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन में आपको फॉर्मूला और ये कंडीशंस याद रखने हैं कि अल्फा बीटा गामा के साथ क्या क्या कंडीशंस हैं। एनी डाउट किसी बच्चे को? मैम जैसे आपने कहा कि 0.8 और 0.9 लेंगे। नहीं 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 लेंगे। ये देखो एक एग्जांपल, क्या ये कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन है? आप मुझे बताओ। अगर x इज इक्वल टू, मैंने कुछ a ले लिया और x टू द पावर ले लिया 0.5, l टू द पावर ले लिया 0.7 और t टू द पावर ले लिया 0.8, क्या ये कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तीनों का सम करोगे तो ये 1 से ज्यादा हो जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तीनों का सम आइडियल सिचुएशन में 1 आना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा। तो एक मिनट, तो ये हो गया कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन जिसमें तीनों पावर में होंगे, यही इसका फॉर्मेट है। और भी ढेर सारे प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ोगे, सेमेस्टर थर्ड में माइक्रो में पढ़ना है। एमएमई 2 में हम ज्यादा इसी बस एक प्रोडक्शन फंक्शन पे फोकस करेंगे, और भी कोई कोई न्यूमेरिकल में मिल सकता है, लेकिन ज्यादातर हमें इसी प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में पढ़ना है। तो अब फंक्शन का आइडिया तो लग गया कि हमें फंक्शन का देखने में कैसा रंग रूप लगेगा। अब फंक्शन को पढ़ने के बाद सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ते हैं? डोमेन। तो अब हम डोमेन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? अब डोमेन करेंगे। यहाँ का डोमेन थोड़ा सा डिफिकल्ट तो जरूर होगा। डोमेन, अब जरा सेमेस्टर 1 का याद दिला दें। जैसे y इज इक्वल टू रूट अंडर कुछ होता था x+5, तो हम लोग क्या करते थे? बस वहां पर तो x+5 है, तो हमने किया कि x+5 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -5। तो सिर्फ एक ही वेरिएबल होता था, ध्यान से सुनना जो बता रहे हैं। और एक वेरिएबल को हम जब भी देखेंगे तो दैट विल बी वैल्यूज अलोंग अ नंबर लाइन, तो वो सिर्फ नंबर लाइन पे ही वैल्यूज होंगे। यानी अगर आपने -5 डाल दिया तो नंबर लाइन के हिसाब से ये -5 से आगे जाएगा। यानी डोमेन तब हम लिखते थे, आता था ऑर्डर्ड पेयर में, लाइक -5 से इन्फिनिटी तक। तो पहले फंक्शन सिर्फ एक वेरिएबल पे डिपेंड करता था, इसलिए डोमेन हमारा सिर्फ हम रियल नंबर पे डिसाइड करते थे, एक ही नंबर पे, एक ही नंबर लाइन पे। इसलिए डोमेन हमारा एक इंटरवल आता था। अब क्या होगा कि फंक्शन दो वेरिएबल पे डिपेंड करेगा, तो अब हमें कुछ एरिया मिलेंगे, एक्स और वाई। ऐसे कुछ एरिया होगा जो कि हमारा डोमेन का होगा। मतलब इसके अंदर का अगर पॉइंट कोई भी लेते हो, हर पॉइंट का अपना एक्स और वाई पेयर होगा। उस एक्स और वाई के पेयर को डालो, तब एक सही जेड की वैल्यू आएगी, वैलिड जेड की वैल्यू आएगी, जिसपे हमारा फंक्शन डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो अब हमें ना एरिया मिलेगा। तो अब हमारा ड्यूटी ज्यादा बढ़ गया है। अब हमें सेट को भी समझाना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, और साथ ही साथ स्केचिंग भी करना होगा डोमेन सेट के लिए। डोमेन सेट के लिए हमें स्केचिंग भी करना होगा। तो एक एग्जाम्पल करते हैं इसके ऊपर। लॉजिक तो अभी भी बच्चे वही दोनों लॉजिक काम करेंगे, एमएमई 1 वाले। अब मैंने क्यों कहा कि एमएमई 1 ही इसका बेस होता है, तो लॉजिक 1 में वही है, रूट अंडर अगर आपको एफ एक्स वाई दिख जाए, अब तो हम एफ एक्स वाई ही लेंगे ना, दो दो वेरिएबल वाला पढ़ रहे हैं, देन इट इज डिफाइंड ओनली इफ एफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। म्यूट कर लो माइक को म्यूट करो, आवाज आ रही है। एवरीबॉडी प्लीज म्यूट योर माइक। लॉजिक 2, अगर हमारे पास रेशियो फंक्शन एफ एक्स वाई अपॉन जी एक्स वाई, तो रेशियो फंक्शन डिफाइंड तब होगा, इट इज डिफाइंड if and only if gxy should not be equal to 0। तो देख रहे हो, बस दो ही लॉजिक के तहत हमें सोचना है, दो लॉजिक से ज्यादा अब अपना दिमाग नहीं दौड़ाना। अगर रूट के अंदर में है तो अंदर वाली चीज जो है वो पॉजिटिव या जीरो होनी चाहिए, और अगर रेशियो में है तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। अब इन्हीं दोनों कंडीशंस को अप्लाई करके बस फर्क कहाँ आ रहा है, ध्यान दे रहे हो? अब हम लोग एक्स वाई कॉमा में लिख रहे हैं, पहले खाली एफ एक्स लिखते थे, अब एक्स और वाई दोनों लिखेंगे। ठीक है, तो अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करने चलते हैं।
मैंने दे दिया एफ एक्स वाई इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स माइनस वाई प्लस रूट अंडर वाई। अब जरा देखो, ये फंक्शन तो दो फंक्शन का समेशन है, एक यहाँ पर x है और एक यहाँ पर क्या है, y है। तो दोनों के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो रूट अंडर x माइनस वन के हिसाब से x माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, चलो एक ने तो x की वैल्यू हमें समझा दी, भैया आप देखना खबरदार, x की वैल्यू अगर 1 से छोटी ली तो फिर मैं नाराज हो जाऊंगा, मेरा फिर नेगेटिव आने लगेगा रूट के अंदर में, फिर लेते रहना। तो चलो इन्होंने x के लिए तो हमें वार्निंग दे दी कि x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब y वाला भी मुंह फुला करके बैठा है, थोड़ा इसको भी देख लें। तो देखो जरा, रूट अंडर y कहता है कि देखना मुझे नेगेटिव मत कर देना, तो y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब एफ एक्स वाई कहता है कि मैं तो दोनों, मेरी तो दोनों से दोस्ती है, मैं तो दोनों को साथ लेकर के चलूंगा। अब दोनों के हिसाब से सोचना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, जब दोनों के हिसाब से सोचेंगे तो बनेगा R2 में एक रीजन आएगा, R2 मतलब टू डायमेंशनल प्लेन, उसमें डोमेन का अब हमारा सेट मिलेगा। x जो है वो 1 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, x जो है वो 1 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, लाइक दिस वे इधर चलेंगे। और y जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, यानी ऊपर। कुछ पता लग गया? तो देखो दोनों जगह इज इक्वल टू है, इसलिए हम इसको डार्क कर देते हैं, ब्लैक कलर से कर देते हैं ना डार्क। इसको भी मैंने डार्क कर दिया, इसको भी डार्क कर दिया, और उसके बाद फिर ये वाला पूरा रीजन ले लिया, यानी x के लिए 1 से आगे जा रहे हैं और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये जो होगा हमारा, ये पूरा रीजन क्या हो जाएगा, हमारा डोमेन का रीजन हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही शेड करोगे आप, ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे पेपर में, ऐसे ऐसे शेड कर देना पेंसिल से और लिख देना दिस इज आवर डोमेन। यहाँ समझा देना दिस इज x इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज y इज इक्वल टू 0, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज 0 0। अगर ग्राफिकली बोला होगा स्केच द डोमेन सेट, तब हम ये स्केच करेंगे, अदरवाइज हम डोमेन सेट को ऐसे लिखेंगे, डोमेन कंटेंट्स सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स वाई सच दैट, ऐसे सभी पेयर आएंगे एक्स और वाई के सच दैट y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये जो कंडीशंस निकल करके आई है ना, इन्हीं को मेंशन कर देना है। एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो x और y दोनों ही रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसे सभी पेयर एक्स वाई के आ जाएंगे डोमेन के अंदर। इस फॉर्मेट में लिखने को क्या कहते हैं, किसी को याद है? सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब लैंग्वेज में लिखना। अब ये सिंगल एक एक्स की वैल्यू तो है नहीं कि उसमें इंटरवल में लिख दिया, ओपन इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल और बात बन गई, वो तो यहाँ हो नहीं सकता। तो यहाँ के सेट को, डोमेन सेट को हम लिखेंगे तो हमेशा एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। और अगर स्केच इट ग्राफिकली ऑल्सो लिखा हुआ आता है या शो द डोमेन सेट ग्राफिकली, तब हमें ये वाला ग्राफ बनाना है, अदरवाइज ग्राफ बनाने की नीड नहीं होती। लेकिन हम लोग जब क्लास में प्रैक्टिस करेंगे तो हर क्वेश्चन का ग्राफ भी बनाएंगे चैप्टर 15 में, क्योंकि कुछ भी आ सकता है पेपर में, तो हम तो अपनी प्रैक्टिस पूरी रखेंगे। ओके बच्चे, नाउ सी। हाँ जी बच्चे, तो कुछ पूछ रहे थे बच्चे कि मैम कैसे पता लगेगा कि रियल नंबर्स ही होंगे। तो ये जो मैंने ग्रीन से शेड कर रखा है, जरा इसके बारे में सोचो। क्या हम सिर्फ इंटीजर का ही रूट निकाल सकते हैं? क्या आपने रूट अंडर 7.4 की वैल्यू निकालना नहीं सीखा? वो भी आता है। तो रूट के अंदर में तो कुछ भी आ सकता है, इवन रूट ऑफ रूट 2 भी आ सकता है, रैशनल इरेशनल सब आ सकते हैं, इसलिए अंदर में कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो हम जो है इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे कि एक्स और वाई इंटीजर ही होने चाहिए, एक्स और वाई क्या होंगे, कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। समझ में आ गया? जिसने पूछा था कि मैम रियल नंबर्स होंगे ये कैसे पता लगेगा? ओके, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं।
आप देखोगे तो आपको ना ये पीडीएफ मिलेगा मेरे वेबसाइट पे, जिन बच्चों ने एडमिशन ले रखा है उन सबको मिलेगा। वैसे ये जब आप वीडियो देखोगे तो स्क्रीनशॉट ले ही लोगे इन सारे क्वेश्चंस का। तो टोटल डोमेन पे मैंने कितने क्वेश्चन बना रखे हैं, 17 क्वेश्चंस बना रखे हैं डोमेन के ऊपर। तो टोटल 17 क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन मेरे सिर्फ एक एग्जाम्पल कराने से तो होगा नहीं, तो कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। अभी हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करा दिया, अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। 2/√x² + y² - 4 और प्लस सेकेंड पार्ट में √9 - x² + y²। ठीक है, तो अभी इसलिए बुक लेने की जरूरत नहीं है, एक हफ्ता 10 दिन बुक नहीं भी लोगे तो भी काम चलेगा। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। f(x, y) = 2/√। आप लोग भी थोड़ा पेपर लेकर के बैठो तो थोड़ा आराम आराम से करेंगे, आप लोगों को भी मौका देंगे करने का। √9 - x² + y²। एक आप लोग देख लोगे कि दोनों सेम ही टाइप के हैं फंक्शन। ये जो है 2/√x² + y² - 4, तो इसको भी दो पार्ट में बांटो, एक तो ये है और एक ये है। तो इसमें देखेंगे तो 1/√x² + y² - 4 इज रेसिप्रोकल, एंड ये रेसिप्रोकल भी है एंड स्क्वायर रूट फंक्शन भी है। स्क्वायर रूट फंक्शन भी है, तो बताना बच्चे इस पे कंडीशन कौन सी लगेगी। देन x² + y² - 4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या मैंने सही लिखा है? ठीक है, नहीं ग्रेटर देन 0। हाँ इज इक्वल टू नहीं लेंगे, क्योंकि ये क्या है हमारा रेसिप्रोकल में भी तो है ना, डिनोमिनेटर में है। रूट के अंदर के हिसाब से तो ग्रेटर देन इक्वल टू लेना चाहिए था, लेकिन सिंस इट इज इन द रेसिप्रोकल डिनोमिनेटर में है, इसलिए हम इज इक्वल टू को हटा देंगे। अब ध्यान से देखो कि ये किस इक्वेशन से मैच करती है। दिस इज x² + y² इज ग्रेटर देन 4। दिस इज x²। और जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो इनइक्वालिटी का ग्राफ किससे शुरुआत होता है, बनता तो इज इक्वल टू से है। और इनइक्वालिटी बस ये हमें हेल्प करता है कि हमें इनसाइड का लेना है, आउटसाइड का किधर का रीजन लेना है। तो हम ग्राफ तो बनाएंगे पहले इज इक्वल टू का ही बनाएंगे बच्चे, तो x² + y² इज इक्वल टू 4 का बनाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे नाउ। कोई मुझे बता सकता है ये किस चीज की इक्वेशन होगी, x² + y² इज इक्वल टू 4? कैसा शेप बनेगा? ठीक है, सर्कल, और जिसका सेंटर क्या है, 0। ये चैप्टर 2 में आप लोग, हाँ, और रेडियस कितना है, 2²। देखो कितना सुंदर ग्राफ बनने वाला है, लेकिन अभी हाफ पार्ट का बन रहा है। 0 0 और रेडियस इज 2, तो 2 0 - 2 0, दिस इज 0 2, दिस इज 0 - 2। अब एक मिनट, अच्छा, और एक हैबिट आपको ये डालनी पड़ेगी कि आप जब भी ग्राफ बनाओ तो किससे बनाओ, डॉटेड से। डॉटेड से बाउंड्री बनाओ, क्योंकि यहाँ पर देखो तो इज इक्वल टू नहीं है, इसलिए हम बाउंड्री को डॉटेड ही छोड़ेंगे, उसको सॉलिड बनाने की जरूरत नहीं है, उसको सारे डॉट डॉट को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। और ये है ग्रेटर देन, x² + y² होना चाहिए ग्रेटर देन 4। अब अगर हम बाउंड्री पे है तो कोई मुझे बता सकता है इस वाले पॉइंट का जो भी x और y होगा उन दोनों के स्क्वायर का सम कितना आएगा? नहीं आ रही बात समझ में? हाँ, क्योंकि ये इक्वल टू 4 वाले का इक्वेशन का ग्राफ है ना, बाउंड्री पॉइंट सिर्फ। अगर आप यहाँ पर कोई x और y ले लेते हो तो काफी बड़ी बड़ी x और y आ जा रही है, तो ये तो ऑब्वियसली 4 से ज्यादा हो जाएगा ना दोनों स्क्वायर करके। इधर लोगे तो दोनों है नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव है, लेकिन स्क्वायर होकर के ये सब क्या दे देंगे, 4 से बड़ी वैल्यू दे देंगे। हमें तो चाहिए लेस देन 4, नहीं ग्रेटर देन ही चाहिए, हाँ ठीक है, तो ग्रेटर देन ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे बताओ, बाहर का रीजन शेड कर देंगे, यानी हम इसमें बाहर बाहर रहेंगे, बाउंड्री पे भी नहीं रहना हमें, सिर्फ बाहर बाहर। समझ में आ गई बात? तो एक तरीके से आप ये लर्न कर सकते हो कि अगर ग्रेटर देन है तो हम किसी भी क्लोज्ड फिगर के आउटसाइड का रीजन लेते हैं। एक पार्ट कंप्लीट हुआ, लेकिन अभी तो एक पार्ट और है।
जिस x और y के लिए दोनों सहमत होंगे, दिस वन और दिस वन, वही x और y डोमेन के पार्ट होंगे। तो अब हम सेकेंड फंक्शन पे बढ़े तो लिखेंगे रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज वैलिड ओनली इफ, ये तभी वैलिड होगा जब 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू लगाएंगे यहाँ पर। हाँ, क्योंकि ये यहाँ लगाएंगे क्योंकि ये न्यूमरेटर में है तो ये तो जीरो हो सकता है। अब जरा इसके बारे में सोचो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उधर जा रहा है लेस देन वाले साइड पे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम बच्चे? नहीं। ग्राफ तो हम हमेशा इज इक्वल टू का ही बनाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अगेन वी आर गेटिंग अ सर्कल जिसका सेंटर होगा 0 0 और रेडियस क्या हो जाएगा 3। चलो इसका अब ग्राफ बनाते हैं। सेंटर इज 0 0, रेडियस इज 3, this is 0 3, this is 3 0, this is 0 minus 3 minus 3 0। फिर यहाँ पर हम करेंगे शेडेड, शेडेड करेंगे, सर्कल है ये। और इस बार कौन सा रीजन हमें लेना है, अंदर का या बाहर का? अंदर का लेंगे। और क्या हम बाउंड्री भी इंक्लूड करेंगे या बाउंड्री को नहीं लेंगे? ले लेंगे लेंगे लेंगे। इसको डार्क कर दो बाउंड्री को, और फिर अंदर का रीजन लेना है, अंदर का रीजन ले लिया। अब दोनों को ना एक साथ कंबाइन करके लिखेंगे, तो अब लिखेंगे कंबाइनिंग द टू, कंबाइनिंग टू फिगर्स, कंबाइनिंग टू फिगर्स। यहाँ देख रहे हो कितना पापड़ बेलना पड़ रहा है एक डोमेन निकालने के लिए, तो हर चीज ना यहाँ लेंदी लेंदी हो जाएगा। दोनों फिगर को जब करेंगे, एक इलास्टिसिटी भी निकालोगे तो इतना लेंदी होगा, पार्शियल डेरिवेटिव भी निकालोगे वो भी लेंदी होगा, हर चीज ही लेंदी होने वाला है। देखो हमारे पास दो सर्कल थे, अब आप तो भूल चुके होंगे, एक नजर पीछे चले। एक रेडियस 3 का है जिसके अंदर रहना है, और एक रेडियस 2 का है जिसके बाहर रहना है, और 2 वाले का बाउंड्री नहीं लेना था, याद है? तो यहाँ देखो बहुत नीट एंड क्लीन बनाएंगे, 1 2 3, ताकि देखने वाला भी खुश हो जाए, नंबर कहीं काटे ही ना। 1 2 3, 1 2 3। डॉटेड लाइन और पेंसिल का हमेशा यूज किया करो। 2 वाला पहले डॉटेड बनाएंगे, फिर एक 3 वाला भी सर्कल है उसको भी डॉटेड बनाएंगे। 2 वाले का बाउंड्री लेना था, किसी को याद है? 2 का नहीं लेना था, लेकिन 3 का लेना था, 3 का लेना था, तो 3 का डार्क कर दो। ये लो मैंने 3 का डार्क कर भी दिया, ठीक है। 3 वाले का क्या कर दिया, डार्क कर दिया। 2 का नहीं लेना है और रहना है बीचों बीच, ये निकल गया हमारा डोमेन। ये आ गया हमारा दो कंसेंट्रिक सर्कल्स के बीच का रीजन आ गया। 2 वाले का बाउंड्री नहीं लेना तो 2 वाले का डॉटेड से दिखला रहे हैं, 3 वाले का लेना है इसलिए 3 वाले का क्या कर दिया, डार्क कर दिया। तो इट इज द रिक्वायर्ड डोमेन, इट इज द रिक्वायर्ड डोमेन। कॉमन रीजन निकालना आ गया बच्चे। और जब आप वैसे लिखोगे डोमेन इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट, तो जो दो कंडीशन आई थी ना उन दोनों कंडीशन को लिखना है। ये नहीं आया था एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू 9, और एक आया था ग्रेटर देन 4। तो वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक बार 4 से बड़ा होना चाहिए और लेस देन इक्वल टू 9 होना चाहिए। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन इक्वल टू 9। एक सेमी कॉलन दे देते हैं, सेमी कॉलन मतलब कुछ और है, वेट करो, जो इसका पार्ट नहीं है अलग है। एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर लिखना जरूरी है बच्चे, नहीं तो फिर टीचर के नज़र में हो सकता है कि इनकम्प्लीट हो तो मार्क्स काट भी लेगा। तो एक्स और वाई कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं जिनके स्क्वायर का सम 4 से बड़ा और लेस देन इक्वल टू 9 हो। ये भी डोमेन लिखने का तरीका है। अगर वो ग्राफिकली पूछेंगे तभी हम ग्राफ बनाएंगे, अदरवाइज हम ग्राफ नहीं बनाएंगे, ठीक है। आगे
छोटा कर दें? यस मैम। सबको एक में, सबको एक में कर दिया, ले लो। मैम डन। अब एक क्वेश्चन दे आप लोगों को करने के लिए, 2 मिनट का टाइम देते हैं, इस पे जरा सोचो, देखते हैं कौन कौन बच्चे सोच पाते हो। 1 मिनट उस पे आने दो मुझे, पीडीएफ पे। क्वेश्चन नंबर 3 ही दे देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब अपॉन वाई माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, ये सभी आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे बच्चे, जैसे मेरी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है वैसे ही आप भी देख सकते हो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब अपॉन वाई माइनस एक्स प्लस 2, ये है हमारा फंक्शन। अब आपको सोचना है कि इसका डोमेन क्या होगा, तो सबको सिर्फ हम 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, 2 मिनट से ज्यादा का ये क्वेश्चन ही नहीं है, वैसे तो ये 10 सेकेंड का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैंने आपको 2 मिनट का टाइम दिया। देखो बच्चे, सबने ट्राई कर लिया, लेकिन अभी कुछ सेटिस्फैक्ट्री आंसर मुझे मिला नहीं किसी की तरफ से। तो देखो अभी शुरुआत है, तो एक क्वेश्चन और कर देते हैं। ये स्क्वायर रूट फंक्शन तो नहीं है, तो दिमाग से निकाल दो पॉजिटिव नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट। ये एक रेशियो फंक्शन है जिसमें डिनोमिनेटर में है y माइनस एक्स प्लस 2, तो डिनोमिनेटर के हिसाब से ये जीरो नहीं होना चाहिए। आप बगल में लिख दोगे क्यों? इट इज अ रेशियो फंक्शन, ये एक रेशियो फंक्शन है, तो डिनोमिनेटर तो जीरो हो नहीं सकता, यानी y जो है वो x माइनस 2 नहीं होगा। सारी चीजों को उठा करके उधर लेते जाओ ना आरएचएस पे, तो वो y जो है वो x माइनस 2 भी नहीं होगा। अब अगर y x माइनस 2 हो जाता तब क्या होता? तो वी वुड हैव गॉट अ स्ट्रेट लाइन। अगर y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 हो जाता तब हमें क्या मिलता है? कि स्ट्रेट लाइन मिलता। सबको पता है, सबने कर रखा है चैप्टर 2 में। एक बार x 0 डालेंगे, एक बार y 0 डालेंगे, एक बार x 0 डालेंगे तो y माइनस 2, एक बार y 0 डालेंगे तो x 2। तो अगर y इक्वल हो जाता है x माइनस 2 के, तो हमें एक लाइन मिलती जो कि 0 माइनस 2 से पास करती और 2 0 से पास करती। दिस इज 2 0, दिस इज 0 माइनस 2, तो हमें ये वाली स्ट्रेट लाइन मिलती। और देखो जैसे स्ट्रेट लाइन बनाने चले ना, मैंने डॉटेड लाइन बनाया, क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा है कि हमें नहीं लेना, हमें ये नहीं चाहिए, तो इसके ऊपर का चलेगा, इसके नीचे का चलेगा, बस लाइन को छोड़ करके हमें शेड कर देना है। समझ में आ गया डोमेन? बस इस लाइन पे जो जो पॉइंट आ रहे हैं ना वो हमें नहीं लेना, बाकी इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के नीचे सभी पॉइंट होंगे, क्योंकि लाइन पे पॉइंट लेने का मतलब है कि ये चीज होने लगेगा एग्जैक्टली जीरो, और जीरो अलाउड नहीं है। कितना इजी था बताओ? अब डोमेन अगर लिखेंगे तो लिखेंगे ऐसे पेयर x एंड y के सच दैट y इज नॉट इक्वल टू x माइनस 2, और साथ ही साथ एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। आ गया समझ में? आ गया ना सबको? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज तो बच्चे सिर्फ डोमेन ही डोमेन डिस्कस होगा, और यही मिलेगा होमवर्क में, कुछ नया नहीं पढ़ाने वाले। क्वेश्चन ही इसमें बहुत अलग अलग लेवल के आने वाले हैं अभी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, देखो क्वेश्चन नंबर 4 देख के ही आप आइडिया लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो तो 2 माइनस रूट अंडर है, तो यहाँ पर आप कर क्या लेना? 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर उधर जाएगा, फिर ये कोई सर्कल होगा रूट 2 के स्क्वायर से, उसके अंदर का रीजन चाहिए तो अंदर का रीजन हम लोग ले लेंगे, और बाउंड्री भी चलेगा। तो ये तो कर लोगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसमें हम आपको हिंट देंगे कि आप ना इसमें ये करना, 2 केसेस बना करके करना, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। 5 में हम सिर्फ हिंट दे रहे, देखना चाहते हैं कि कौन कौन से बच्चे नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं। व्हेन बोथ आर पॉजिटिव, तब ये रूट वाला डिफाइंड होगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव का मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। व्हेन बोथ आर नेगेटिव, तो भी ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव नेगेटिव में भी डिफाइंड हो जाएगा। तो 2 ही केस लेकर के बढ़ने हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नहीं लेना हमें, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हमें नहीं लेना,
इसको पॉजिटिव और इसको भी पॉजिटिव और एक नेगेटिव तो दूसरा भी नेगेटिव, तभी अंडर रूट डिफाइंड होगा। इसमें फिगर आप बना करके रखना, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, फिर मैच करना आप। अभी मेरे ख्याल से ये एलएन वाला मुझे करवाना चाहिए, क्योंकि ये तो बिल्कुल नया है, बच्चे इसमें दिमाग लगा ही नहीं पाएंगे। लॉग के लिए कुछ दिमाग में आ रहा है एलएन के लिए? मैम x plus y should be greater than 0. ग्रेटर देन जीरो, हाँ, इक्वल टू जीरो नहीं लगाएंगे, क्योंकि लॉग जीरो के लिए भी डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 6 में है ln x प्लस वाई। इस फंक्शन के डिफाइन के लिए x प्लस वाई शुड बी ग्रेटर देन जीरो ओनली। सबको याद है लॉग का कर्व मैंने पढ़ा रखा है फर्स्ट सेम में, कि जीरो पे माइनस इन्फिनिटी की तरफ चला जाता है, इसलिए लॉग सिर्फ पॉजिटिव के लिए डिफाइंड होता है। तो x प्लस वाई शुड बी ग्रेटर देन जीरो, तो y शुड बी ग्रेटर देन माइनस एक्स। इस रीजन को कैसे शो करेंगे ग्राफिकली? माइनस एक्स का मतलब है ये वाली लाइन, सबको पता है ना, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स। ये 135 डिग्री लेता है। अब y ग्रेटर देन होना चाहिए। y क्या होता है एक्चुअली? ग्राफ में जो y होता है, y और x के बीच में जो भी ग्राफ बनता है 2D में, तो y ना हाइट होती है, कि हम ये x डालेंगे तो इतना y आना चाहिए। तो अगर ये वाला x डाला तो इतना y आना चाहिए, अगर हम y इज इक्वल टू माइनस एक्स पे हैं तो। लेकिन ये कह रहे हैं नहीं, मुझे उस y से मतलब नहीं, मुझे उससे भी बड़ा y चाहिए। तो अगर उससे भी बड़ा चाहिए तो कहाँ जाना पड़ेगा हमें? ऊपर ना, मतलब ग्रेटर हाइट चाहिए तो हम ऊपर ऊपर ही हमेशा रहेंगे। तो यहाँ पर खाली ऊपर ऊपर का रीजन मिल जाएगा। समझ में आई बात? खाली ऊपर ऊपर का रीजन मिलेगा, लाइन के ऊपर ऊपर ही रहेंगे हम। और डॉटेड, एक मिनट, डॉटेड लाइन ही रखेंगे, क्योंकि अगर आपने इसको सॉलिड बना दिया तो फिर जीरो भी आने लगेगा, जीरो नहीं लेना हमें। फिर से सुनो, ये जो है ना कि y ग्रेटर देन होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि अगर आप इस x के सामने ये ले रहे हो तो इसका मतलब है कि x और माइनस एक्स आप ले रहे हो, मतलब सेम y आ रही है। लेकिन हमें y बड़ा होना चाहिए। आप इसको ऐसे समझ लो, 2 अगर ले रहे हो तो आप -2 पे हो, लेकिन आप -2 ले रहे हो तो +2 पे हो। हाँ ठीक है, ये -2 और ये +2। लेकिन मुझे +2 नहीं चाहिए, मुझे कहाँ चाहिए? ज़्यादा y चाहिए। ज़्यादा y चाहिए तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे ना y ज़्यादा लेने के लिए। हर जगह पे अगर y ज़्यादा चाहिए यानी हाइट ज़्यादा चाहिए तो हमारा डायरेक्शन किधर की तरफ होगा? हम ऊपर की तरफ देखेंगे। अगर y छोटा चाहिए तो हम नीचे रहेंगे। इसलिए हमने ऊपर का रीजन हमने शेड किया है। आ गई बात समझ में? और अगर लिखेंगे कैसे उसमें सेट बिल्डर फॉर्म में? डोमेन contains all the pair of x and y, ordered pair of x and y such that y is greater than minus x and साथ ही साथ x y belongs to real number also। ठीक है, अब जो टाइम बच रहा है उस हिसाब से एक क्वेश्चन कोई और लेना चाहिए। ये 7 8 9 10 11 12 ये सब आपको खुद से ट्राई करना पड़ेगा, देख लेते अगर इनमें कुछ करेक्शन वगैरह हुआ है तो। क्वेश्चन नंबर 14 में करेक्शन करना है आपको। 14 में देर इज अंडर रूट, इसको आप कर लो। 14 में जो है ना वो अंडर रूट में है ये सब, बाकी सब सही है। आप इसको ट्राई कर सकते हो। टोटल 17 क्वेश्चन है, तो कोई एक और क्वेश्चन हम लेंदी सा करवाने का सोच रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ही करवा देते हैं, क्योंकि ये तो मुझे करवाना पड़ता ही है क्लास में। ठीक है, तो चलो 5 ही करा देते हैं क्वेश्चन नंबर। इसी में आज की क्लास हो जाएगी खत्म। ओके। मैम 11th में कोई करेक्शन है क्या? किस क्योंकि किस किस में 11th में? नहीं 11th, हाँ हाँ, वहाँ पर वी है, वी है, वी है वहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर वी कर लेना, यू वी। यहाँ पर भी एक्स वाई है, वो सब में स्प्रिंट है। ठीक है, चलो कराते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5,
जो कि मैंने कहा था कि दो दो केस लेकर के बढ़ने हैं। 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। यहाँ देखो, रूट के अंदर में है तो हम लिखेंगे रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 is defined only if 4 minus x square minus y square into x square plus y square minus 1 is greater than equal to 0। इसमें तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। रूट के अंदर में जितने भी बड़ी चीजें हैं, जिस भी फॉर्म में है, प्रोडक्ट में है, प्लस में है, माइनस में, डिवीजन में है, जो भी चीज में है, रूट को हटाते ही उसके अंदर की चीज क्या हो जानी चाहिए? पॉजिटिव हो जानी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जानी चाहिए। अब आगे है, इस दो चीजों के प्रोडक्ट को 0 पॉजिटिव होने के लिए दो केस बनेंगे। केस 1, जब दोनों ही पॉजिटिव 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और फिर केस 2 में दोनों को नेगेटिव लेंगे। तो चलो केस 1 में बढ़ते हैं। ये क्या बता रहा है हमें? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू 4। तो ये एक सर्कल नहीं हो गया? ऐसा तो एक एग्जाम्पल कर चुके हैं 2 वाला, लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो ग्राफ तो हम बनाते हैं इज इक्वल टू का ही। जिस भी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा होगा पूछना, 2 का ही ग्राफ बनाते हैं, डॉटेड से सर्कल का इज इक्वल टू का ही बनाते हैं। यहाँ पर इज इक्वल टू है तो हम इसको डार्क कर देंगे। लेस देन है ग्रेटर देन है, इनसाइड होगा आउटसाइड होगा? जल्दी बताओ। इनसाइड। इनसाइड होगा। ऑन द सर्कल एंड इनसाइड। ऑन द सर्कल भी है यानी बाउंड्री पे भी है और इनसाइड भी है। अब इधर आ जाओ। साथ ही साथ ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है ये 1 से भी बड़े होने चाहिए, यानी x माइनस 0 का स्क्वायर y माइनस 0 का स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो 1 0 1, इस तरीके से लेंगे। और इसमें इनसाइड लेंगे आउटसाइड लेंगे? कहाँ लेंगे? आउटसाइड, आउटसाइड। और इज इक्वल टू भी है तो ऑन द सर्कल भी लेंगे, ऑन द सर्कल एंड आउटसाइड। अब हम एक कॉमन ग्राफ में दोनों रीजन को बना करके बताते हैं कि इसमें क्या बनेगा। जब आप दोनों ग्राफ को कंबाइन करोगे तो 1 2 1 2, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 1, दिस इज 2। देखो जरा, पहले तो हम दोनों को डॉटेड से बनाएंगे। एक 1 रेडियस वाला भी है और एक 2 रेडियस वाला भी है। एक 2 रेडियस वाला भी है। 1 के बाहर बाहर ही रहना है तो देखो, और 1 पे इसको इंक्लूड भी करना है, बाहर बाहर रहना है। चलो 1 के बाहर बाहर ही रहते हैं। 1 के बाहर तो ये पूरा हो गया, जरा ध्यान देना। वन को इंक्लूड करना है इसलिए पहले 1 को डार्क कर दिया। ठीक है बच्चे, 1 वाले को डार्क कर दिया। यहाँ पर लिख दो 1 0, दिस इज 2 0। अब 2 के अंदर में रहना है और ऑन द भी है, यानी 2 को भी मैंने डार्क कर दिया और 2 के अंदर में रहना है तो अब अंदर वाले के लिए येलो यूज कर रहे हैं। आपको पता ही हम ये दोनों कलर क्यों लेते हैं? बताओ क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें, हाँ, इन दोनों कलर की एक प्रॉपर्टी होती है ना कि इंटरसेक्शन वाला ग्रीन कलर का हो जाता है। यानी ग्रीन कलर जो रीजन है वो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, येलो वाले में भी आता है और ब्लू वाले में भी आता है। तो हम लिख देंगे कि अवर, अभी तो मैंने कलर यूज किया इसलिए लिख रहे हैं ग्रीन कलर, वैसे आप एग्जाम में शेड करोगे तो आप लिख दोगे एरिया बिटवीन द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस 1 एंड रेडियस 2 इंक्लूडिंग द बाउंड्री ऑफ द सर्कल्स ऑल्सो। अगर आप कोई ग्राफ में कहीं दिखा नहीं पा रहे हो आप ढंग से तो आप लैंग्वेज भी उसके साथ लिख सकते हो, एरिया बिटवीन द टू सर्कल्स एंड ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द टू सर्कल्स ऑल्सो रिप्रेजेंट आवर डोमेन एरिया।
और जब डोमेन लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, और जब डोमेन लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, ऑल पेयर ऑफ एक्स एंड वाई सच दैट, दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करना है ना, वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 से छोटा और वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 से बड़ी वैल्यू। तो 1 और 4 के बीच में, और इज इक्वल टू भी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 4। और एक चीज मिस्टेक कर रहे थे ना, रियल नंबर नहीं लिख रहे थे यहाँ पे, रियल नंबर हो गया ये। लेकिन अभी सिर्फ हमने केस 1 ही सॉल्व किया है। अब हम किसकी तरफ बढ़ेंगे, केस 2 की तरफ बढ़ेंगे। केस 2 में, एक मिनट ले लो, हो गया। अब केस 2 में दोनों को क्या बनाएंगे, नेगेटिव, दोनों को बनाएंगे नेगेटिव। तो केस 2 में लिखेंगे कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, साथ ही साथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। तो देखना कि दोनों को लेस देन इक्वल टू 0 करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उस साइड चला जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो दोनों ही सर्कल बच्चे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स माइनस 0 का स्क्वायर वाई माइनस 0 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। और यहाँ क्या आ गया, x माइनस 0 का स्क्वायर और y माइनस 0 का स्क्वायर। अब दोनों को एक ही ग्राफ में रिप्रेजेंट करें, तो x 0 0 और y 2, 0 0 1 2, और इसका कहना है कि 1 के अंदर में, 1 के अंदर में, और इसका कहना है 2 के बाहर में। क्या ऐसा हो सकता है बच्चे, नो मैम। एक, कोई कॉमन रीजन? हाँ, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। ऐसे 2 को मैंने डार्क कर दिया, 1 को भी डार्क कर दिया। अब दिखलाएंगे कैसे, तो 1 के तो बाहर बाहर चलना है, नहीं सॉरी, 1 के अंदर अंदर चलना है और 2 के बाहर बाहर चलना है। 2 के बाहर बाहर चलते हैं ब्लू कलर से, 2 के बाहर बाहर ले लिया। कॉमन रीजन कुछ भी नहीं है, कॉमन रीजन कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर लेवलिंग नहीं की, ये सब छोटी छोटी बातें आप लोग गलती मत करना। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज 0 0। तो हम लिख देंगे नो कॉमन रीजन, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वही सेट ऑफ पॉइंट एक बार 1 के अंदर, 1 वाले रेडियस 1 वाले सर्कल के अंदर और 2 के बाहर एट द सेम टाइम दोनों को सेटिस्फाई कैसे कर सकता है, तो नॉट पॉसिबल। इसलिए डोमेन सेट जो पहले वाले केस में आया था वही हो गया हमारा डोमेन सेट। और दोनों को अलग अलग साइन का तो लेंगे नहीं कि एक एक्सप्रेशन पॉजिटिव और एक एक्सप्रेशन नेगेटिव, तब तो दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा नेगेटिव, और नेगेटिव का तो अंडर रूट डिफाइन होता ही नहीं है। तो ये था हमारा। अब आज के क्लास में तो बच्चे बस इतना ही हम लोग पढ़ाते हैं डोमेन एंड रेंज में। क्लास 2 में हम लोग पहले डाउट लेंगे, पहले आपको 17 क्वेश्चन करके आने हैं क्लास 2 के लिए। 17 क्वेश्चन करके आओगे तो फिर हम पढ़ाएंगे लेवल कर्व, लेवल कर्व जो कि 3D के थोड़े थोड़े कर्व होंगे, इंटरेस्टिंग होंगे। लेवल कर्व के बाद कराएंगे पार्शियल डेरिवेटिव्स, तो ये दोनों चीजें होंगी लेकिन डाउट के बाद, मतलब नेक्स्ट क्लास में इसमें डाउट जो है ना लगे हाथों ही लेना पड़ेगा, ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं रख सकते। हार्डली एक चैप्टर खत्म हुआ तभी उसका डाउट लेना पड़ेगा, तभी बच्चों को समझ में भी आएगा, तभी आगे वाले चैप्टर के लिए हम अपने आप को प्रिपेयर भी कर पाएंगे। ओके बच्चे, मैम को असाइनमेंट के आंसर्स साथ साथ दे दो मतलब ताकि मैच कर सके आंसर। आंसर्स उसके, अब जैसे डोमेन का आंसर क्या होगा, डोमेन का तो पूरा उस तरीके से होगा ना, वैसे मैंने पूरा सॉल्व ही कर रखा है असाइनमेंट को, तो वहां भी देख सकते हो। ठीक है, ये आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो बच्चे, ये क्वेश्चन नंबर 1 to 17 ये आपका होमवर्क है। जिन बच्चों ने अभी नहीं लिया हमारा कोर्स उनके लिए ये होमवर्क है,
आप ये पूरा 1 to 17 ट्राई करके ला सकते हो, जिसमें से 6 तो मैंने ही करा दिए, तो आपको सिर्फ 11 ही करने हैं, 7 to 17 बस। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? नहीं तो आज हम लोग अब एक कौन से कौन सा एग्जाम? अच्छा, वो तो एक स्टेट, जस्ट अ मिनट, एक मिनट, मुझे क्लास को वाइंड अप करने दो, फिर वो बताते हैं। ओके बच्चे, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। कुछ बच्चों की छोटी मोटी क्वेरीज है तो वो भी करेंगे, लेकिन आज के क्लास में इतना ही। तो अब आप इसी को रिवाइज करके और टोटल क्वेश्चन नंबर 1 to 17 करके नेक्स्ट क्लास में आप लोग को आना है, क्लास नंबर 2 में। ये बैच हमारी मंडे टू फ्राइडे चलेगी। तो कल सैटरडे है, परसों संडे है, तो कल परसों क्लास नहीं होगी। तब तक आप आराम से 17 क्वेश्चन भी कर लो, ज़्यादा बर्डन नहीं दिया है। मंडे से फिर प्रॉपरली हम लोगों की 5 days अ वीक क्लास हमारी शुरू हो जाएगी। ओके बच्चे, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय 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 बाय।